चलिए तो क्लास 12 एमपी बोर्ड अकाउंट का हम चैप्टर 5 देख रहे हैं, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। और आज ये सेकेंड क्लास है, मतलब उसका दूसरा दिन। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर हम लोग कौन सा, हम इस चैप्टर में न्यू रेशो और गेनिंग रेशो हमने देख लिया था। अच्छा, इस चैप्टर में गेन क्यों होगा? क्योंकि एक पार्टनर जा रहा है तो क्या हो रहा है, उसका हिस्सा बचा हुआ इस जो छोड़ के जा रहा है वो बचे हुए पार्टनर के लिए क्या होगा, गेन होगा। ठीक, हमने गेन की सारी कंडीशन देख ली, कुछ ऐसा तो नहीं है जो छूट रहा है, सारी कंडीशन देख ली हमने, राइट। हमने यहाँ पर एक डिफरेंस था सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग का, ये लास्ट हमने ये कल देखा था, राइट, लास्ट क्लास में। अब यहाँ पर हम आज से चालू करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल का ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है जैसा कि आपने चैप्टर 4 में करा था। गुडविल क्या है, फिर से मैं थोड़ा सा लॉजिक क्लियर करता हूं, है ना। गुडविल क्या है? हायर प्रॉफिट, फ्यूचर में होने वाला हायर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, हायर प्रॉफिट। ठीक, अब होता क्या है, अब इसमें देखते हैं ना, यहाँ पर इस चैप्टर में अपन चैप्टर 5 की बात कर रहे हैं, रिटायरमेंट की, राइट। चेतन, भगत और गोपाल, ठीक, 3 पार्टनर है, ओके। इसमें से मान लो गोपाल क्या कर रहा है, जा रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है, अब वो बिजनेस में नहीं है, ठीक। मान लो बिजनेस की गुडविल, जो बिजनेस की गुडविल, अब बिजनेस की गुडविल का मतलब क्या हुआ कि इन्होंने एक अनुमान लगाया कि नियर फ्यूचर में, राइट, 2 साल 3 साल में बिजनेस इतना नॉर्मल से ज्यादा इतना कमाएगा। मान लो कि 6 लाख रुपए कमाएगा, ठीक है। अब फ्यूचर में कितना कमाएगा, 6 लाख रुपए कमाएगा। ये जो ज्यादा प्रॉफिट जो फर्म बिजनेस कमाएगा, है ना, उसमें इन तीनों की मेहनत है, क्योंकि ये फ्यूचर में जो कमाएगा उसकी मेहनत इन्होंने पास्ट में करी है ना, तब जाके तो ये गुडविल जनरेट हुई है, राइट। तो इन तीनों की मेहनत से फ्यूचर में इतना अर्न होगा, पर क्योंकि आज गोपाल रिटायर हो रहा है, वो इस बिजनेस में नहीं बने रहना चाहता है, तो फ्यूचर में जो ये प्रॉफिट होगा उसमें से जो इसका हिस्सा होना चाहिए, इसका जो शेयर होना चाहिए, वो इसको नहीं मिलेगा क्योंकि वो बिजनेस में नहीं है, राइट। तो वो क्या चाहता है कि भैया जो मेरी मेहनत का फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, तो क्योंकि मैं यहाँ नहीं हूं इसलिए आप मुझे वो हिस्सा आज दे दो, बस इतना ही है, ठीक। तो इसको जो फ्यूचर में मिलेगा वो आज हम किससे ले लेंगे, इसके जाने से जिसको भी फायदा होगा, मतलब जिसको गेन होगा, जो हमने गेनिंग रेशो निकाला, राइट। हमने जो इसकी पहले की क्लास में जो गेनिंग रेशो निकाला वो इसीलिए ही निकाला है कि भाई इसको कितना, ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है और इनमें से कोई या इनमें दोनों गेन कर सकते हैं, ठीक। सिंपल सी बात रहेगी, यदि आपको ओल्ड रेशो दिया हुआ है और न्यू रेशो दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, टोटल फर्म की गुडविल को ओल्ड रेशो में एक बार बांट देना, न्यू रेशो में बांट देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चैप्टर 3 में जो हमने करा था, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में डिफरेंस है गुडविल के ट्रीटमेंट में, ध्यान देना। चैप्टर 4 में एक नया पार्टनर आता है तो उससे हम जो गुडविल मंगवाते हैं पूरी कोशिश करते हैं कि उससे उसका पैसा मंगवा ले, गुडविल का जो भी अमाउंट है उसका पैसा मंगवा ले। इसलिए यहां पर हम कैश अकाउंट डेबिट और प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट करते हैं, फिर प्रीमियम फॉर
गुडविल को डेबिट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं, उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो में। हाँ या ना? जबकि चैप्टर 3 में ये जो गुडविल का जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसको केस में नहीं मंगवाते, वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही एडजस्टमेंट होता है। गेनिंग वाले पार्टनर को डेबिट करते हैं कैपिटल अकाउंट को और सैक्रिफाइसिंग वाले को क्रेडिट करते हैं। सेम यही ट्रीटमेंट हमको चैप्टर 5 में भी करना है, बस और कुछ नहीं है, सेम वही ट्रीटमेंट। यहां पर कैश में गुडविल का लेन देन नहीं करेंगे, कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही करेंगे। कोई डाउट हो तो बताओ। ये आप कर सकते हो, चैप्टर 3 का हमने करा था, राइट? कर सकते हैं। आपका चैप्टर 5 का गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, कुछ भी नहीं बचा। मैं फिर से एक एक क्वेश्चन उठा के आपको कंफ्यूज करूं, मतलब ही नहीं है। सेम चीज है, चैप्टर 3 में जो आपने करा था चैप्टर 5 में वही करना है ना? अब दूसरे जो स्कूल के टीचर रहते हैं वो लोग घिसते रहते हैं, उनको टाइम पास करना रहता है या जो भी उनका स्टाइल पढ़ाने का हो, मैं उनको गलत नहीं बोलूंगा, वो उनका स्टाइल है, मेरा तो ये स्टाइल है। मैं कंफ्यूज नहीं करता, सिंपल सी बात, चैप्टर 3 में जो करा चैप्टर 4 में, चैप्टर 5 में वही करना है, खत्म। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखें। अब आप बताते जाइएगा आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम बोर्ड पर करने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना? तो फिर से देखो, गुडविल के बारे में फिर से वही बात करेंगे, पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां पर जो थ्योरी थोड़ी सी जो लिखी हुई है वो रिटायरमेंट के हिसाब से लिखी हुई है। मतलब जो थ्योरी में जो वर्ड्स आएंगे वो किस बात पर ध्यान देंगे? रिटायरिंग पार्टनर ऐसा ध्यान, है ना? जबकि चैप्टर 3 में जब आप इसको पढ़ते हो तो वो चेंज इन रेशो में वहां पर बात करता है, ठीक? जबकि चैप्टर 4 में जब आप उसको रीड करते हो तो वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो थ्योरी में कॉन्सेप्ट बदलता नहीं है, उसके वर्ड्स बदलते हैं, उसका जो मेन फोकस जो पॉइंट है वो बदल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन एक्चुअल में थ्योरी में इस तरीके से बन सकता है कि भाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको गुडविल का बताना है बट रिटायरमेंट के टाइम, तो थोड़ा सा लैंग्वेज में रिटायरमेंट आ जाएगा, ऐसा दोनों का भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक बच्चे ने भी कमेंट करा था कि सर मैं आप ही के वीडियो से पढ़ रहा हूँ और आप आईएमपी क्वेश्चन भी बताते चलो। बेटा मैं जो भी करवा रहा हूँ आईएमपी ही करवा रहा हूँ, अकाउंट में जो भी थ्योरी में बार बार बोलते आ रहा हूँ, अकाउंट में जो भी थ्योरी है वो पूरी आईएमपी है, कुछ भी ऐसा नहीं है छोड़ने लायक। ठीक है, और जो क्वेश्चंस हैं, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, वो मैं जो करवा रहा हूँ वही सब है, नॉलेज के लिए भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आपको वो करना है। ठीक, फालतू की चीज तो अपन करेंगे ही नहीं, पहली चीज। ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर 10 को फटाफट देखो। एग्जांपल नंबर 10 में क्या आ रहा है? इसमें लार्ज नहीं करा, एक सेकंड जरा। तीन पार्टनर है बेटा, नहीं 4 पार्टनर है, सुरेंद्र, रमेश, नरेश, मोहन। कहां से सोच के लिख लेते हैं, चलो मैंने लिखा है शायद। हाँ, तो इनका रेशो है 2:1:1, राइट? इसमें से नरेश मतलब तीसरा पार्टनर, राइट? मतलब 2:8, नहीं सॉरी 3:6, हाँ 2/6 वाला क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। गुडविल वॉज वैल्यूड 72,000, राइट? सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन डिसाइडेड टू द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। बेटा ओल्ड रेशो दिया हुआ है, न्यू रेशो दिया हुआ है, गुडविल का टोटल अमाउंट दिया हुआ है। अरे कुछ नहीं, गुडविल ओल्ड रेशो न्यू रेशो में बांट दो,
डायरेक्ट अमाउंट निकलेगा, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है। जिसका माइनस में फिगर आ रहा है वो गेन कर रहा है, तो उनको कर लोगे डेबिट। तो यहाँ पर आप आंसर देख के निकाल सकते हो कि रमेश और मोहन दोनों गेन कर रहे हैं, और एक बंदा यहाँ पर नील है, उसको कुछ भी नहीं हो रहा है, ना फायदा हो रहा है ना लॉस हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना? तो उसको छोड़ दोगे, उसका कुछ नहीं करेंगे। और क्योंकि नरेश जा रहा है तो उसका क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, है ना? ठीक है, हो जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का एग्जांपल नंबर 11, एक्स वाई जेड 3 2 एक्स वाई जेड 3 2 1, ठीक है। जेड रिटायर्ड, जेड मतलब आखिरी वाला पर्सन, है ना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स वाई का दिया हुआ है, ठीक। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 30,000, ये भी क्लियर है। पास द जर्नल एंट्री फॉर द गुडविल ऑन, ये कुछ गड़बड़ हो गया सेंटेंस में, ठीक है। जेड के रिटायरमेंट पर गुडविल का अकाउंट ओपन करे बिना आपको क्या करना है, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करना है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, गुडविल का अकाउंट ओपन नहीं होना चाहिए विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। अरे हम जो ट्रीटमेंट करते हैं उसमें गुडविल अकाउंट तो ओपन होता ही नहीं, तो हम काहे को सोचेंगे वो क्या बोल रहा है, ठीक है ना। हो जाएगा। क्या करोगे, अभी जो बताया, गुडविल को ओल्ड रेशो न्यू रेशो में बांट देना, बाकी घसा पीटा तरीका आपके सामने नोट्स में मैंने दे रखा है, ये आंसर आएगा, ठीक है। आगे व्हेन ये कुछ कंडीशन डली हुई क्या, हाँ नीचे से आएगा, ये कुछ कंडीशन का वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि किस टाइप का क्वेश्चन है ना। एक्स वाई जेड पार्टनर है 2 3 5, गुडविल इज appearing in value their valued their book at value 50,000। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन में कुछ छूट गया है बेटा, ठीक है। तो इसको आप छोड़ देना। इसमें सिर्फ ये हो रहा है कि एक 50,000 की गुडविल ऑलरेडी बुक्स में शो हो रही है, तो आप क्या करोगे, ये तो हम चैप्टर 4 में 3 में अच्छे से देख चुके हैं, ओल्ड रेशो में बांट देंगे, ये तो हो चुका है। फिर एक और गुडविल है जो वैल्यू करी है, वो कितने की है वो यहां पर नहीं दिख रहा है, मतलब क्वेश्चन में प्रिंट नहीं हुआ है, टाइप नहीं हुआ है, राइट, ठीक है, इसको छोड़ो, है ना। चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 देखो, एक्स वाई जेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वाई रिटायर, द फर्म गुडविल हैज बीन वैल्यूड 81,000, कैलकुलेट वाई शेयर ऑफ गुडविल व्हेन एक्स एंड जेड शेयर फ्यूचर रेशियो। अरे यार कितना बकवास क्वेश्चन है, क्या पूछा उसने कि वाई का गुडविल का हिस्सा बताओ, तो क्या करोगे, ओल्ड रेशो में बांट दोगे, वाई का हिस्सा मालूम पड़ जाएगा, मतलब इसमें कुछ करना ही नहीं था। हालांकि दो क्वेश्चन है, दो चीज पूछी, एक तो वाई का हिस्सा बताना है और जर्नल एंट्री करना है, राइट। देखो जरा लिखा है ना, तो ओल्ड रेशो में बांटोगे तो वाई का हिस्सा मालूम पड़ जाएगा, वो तो वाई का हिस्सा हो गया, फिर जर्नल एंट्री करने के लिए एक न्यू शेयर में भी गुडविल को बांट देना, तो क्लियर हो जाएगा। इसका समझ में आया, आगे बढ़े, चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, एक्स वाई जेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। देखो ये पार्टनरशिप में है ना, ऐसा चल रहा है, इस बहुत ज्यादा क्लास तो मैं स्क्रीन पर ही नोट्स पे करवा रहा हूँ, क्योंकि सेम है, आप भी इस चीज को समझते हो, मैं इसको सबको रगड़ूंगा क्या बोर्ड पर, सीधी सी बात है नहीं ना। जब हमारा वो लॉजिक डेवलप हो चुका है तो फिर उसको बार बार मैं बोर्ड पे टाइम पास करने से क्या मतलब, राइट। बट इसके बाद के जो कंपनी आएगा, है ना, उसमें भी थोड़ा सा हम ऐसे ही करेंगे, मतलब जहां लॉजिक डेवलप हुआ, लॉजिक डेवलप होने तक तो मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, जहां लॉजिक डेवलप हुआ फिर गाड़ी ऐसे ही चलेगी, ठीक है, और उसमें कम है ऐसा, है ना, ठीक। चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, एक्स वाई जेड
3 2 y retired, 3 goodwill value 48,000, y share of goodwill when x has that new share 3:3 का मतलब क्या हुआ, इक्वल 1 1, राइट हो जाएगा। इसमें देखो लिखा हुआ आंसर में केवल z ही गेन कर रहा है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना, कुछ भी नहीं है उसमें, रीड करने लायक भी नहीं है। चलिए आगे देखिए एग्जांपल नंबर 13। कृपया करके अपने मोबाइल स्विच ऑफ रखें या साइलेंट रखें, क्योंकि उससे सभी बच्चों का ध्यान भटकता है। साइलेंट कर दो बेटा, बस साइलेंट करके साइड में रख दो, मत सोचो किसका है। चलो ध्यान दो, एग्जांपल नंबर 13, एक्स वाई जेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वाई सेलिंग हिज शेयर। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। मैंने इसके पहले वाली क्लास पार्ट 1 में आप लोगों को बताया था सेलिंग का मतलब क्या हो रहा है ना। सेलिंग का मतलब ये हो रहा है कि वो जो बेचने वाला है, मतलब जाने वाला अपना हिस्सा बेच के जा रहा है, तो वो गुडविल, जो गुडविल उसके हिस्से की है जाने वाले की, वो गुडविल किससे मांगेगा, जिसको वो बेच के जा रहा है। मतलब एक्चुअल में वो गुडविल अमाउंट की डील हो रही है कि अच्छा मेरा हिस्सा तू रखेगा, ला मेरे हिस्से की गुडविल मेरे को दे दे। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर उसने क्या करा, वाई रिटायर हो रहा है और वो सेल कर रहा है अपने हिस्से को एक्स और जेड को। एक्स को 81 टोटल उसने जो सेल करा है 8100 में करा है, ठीक है। 3600 वो एक्स से लेगा और जेड से 4500 लेगा, ठीक। टोटल कर दोगे तो 81 हो जाएगा। जनरल एंट्री पास करना है। अरे यहाँ तो इतना घटिया क्वेश्चन है ये कि ना तो आपको ओल्ड रेशियो में बांटना है ना न्यू रेशियो में बांटना है। बात समझ में आ रही है। फाइनल कंक्लूजन उसने दे दिया आपको। टोटल गुडविल उसके हिस्से की जो टोटल गुडविल है वो टोटल कितनी है 8100 की, उसको 8100 चाहिए, ठीक। एक्स कितने देगा 36, जेड कितने देगा 45, राइट। दोनों को डेबिट कर दो, ओके, और जाने वाले को क्रेडिट कर दो। ये नरेश की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई कैपिटल। अमाउंट भी चेंज होंगे, पूरे को आंसर ही गलत कर दिया है। आप सुनो, एक्स को डेबिट करोगे 3600 से, जेड को डेबिट करोगे 4500 से, और वाई क्योंकि वाई रिटायर हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा 8100 से। खत्म, ठीक है। मैं भी इसको मार्क कर लेता हूं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। क्या हम लोग ये करें या आप लोग बताओ, या इतना ही, क्योंकि ये भी बिल्कुल चैप्टर 4 जैसा ही है, चैप्टर 3 जैसा ही है। अब हम इसको समझने जाएंगे तो मुश्किल से 10 मिनट और, एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है बस खत्म कर देते हैं, और क्या है ना, सेम है, राइट। अब इसमें से जो थ्योरी क्वेश्चन बनेगा तो उसका आंसर में थोड़ा सा क्या आएगा, रिटायरमेंट आएगा। आप इसको रीड करके देखना, दोनों तीनों चैप्टर के जो थ्योरी उनको कंपेयर करके देखना, बस वो उस चैप्टर का असर होगा उस पर थोड़ा सा, बाकी कॉन्सेप्ट वही होगा, ठीक है। इसमें देखो क्या लिखा है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, क्योंकि चैप्टर ही वही है, रिटायरमेंट और डेथ। रिटायरमेंट और डेथ में बहुत छोटा सा अंतर है, पर जब डेथ वाला पार्ट चालू होगा तभी बताऊंगा, नहीं तो वहां क्या बताऊंगा क्योंकि एक दो लाइन का डिफरेंस है। तो तब तक आप रिटायरमेंट और डेथ को क्या चलोगे, कॉमन समझते हुए चलोगे, ठीक है। तो मैं वहां क्या पढ़ूंगा ना, फिर वो दो लाइन का टॉपिक भी यहाँ बता दूंगा तो, ठीक है। सारी वही चीज है। क्या करते हैं सर सारा वही, अरे मतलब असेट की वैल्यू डाउन होगी, जितनी डाउन होगी उतने से रिवैल्यूएशन का डेबिट करोगे, नई बैलेंस शीट में उस असेट को उतना कम कर दोगे। असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो नई बैलेंस शीट में असेट को उतनी वैल्यू बढ़ा देना और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देना। लायबिलिटी में क्या होगा, लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी
लायबिलिटी यदि कम होती तो हमारा फायदा है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, राइट। और नई बैलेंस शीट में वो लायबिलिटी कम, लायबिलिटी बढ़ रही है तो हमारा लॉस है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट, और नई बैलेंस शीट में वो लायबिलिटी बढ़ जाएगी। बस आखिरी में जो रिवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट लॉस आ रहा है उसको ओल्ड रेशियो में बांट देना है पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो, ठीक, बस खत्म। प्रतीक जोशी और खुशी फिर से आ गए, ये चैप्टर 3 में भी थे, है ना। 3.1 प्रतीक retired from the firm on the date of his retirement. Plant and machinery which stood in books rupees 1 lakh was valued 80,000. भाई इस दिन क्या हुआ, जब ये रिटायरमेंट ले रहा है उस दिन हमने जब उसकी वैल्यू करी उस असेट की जो कि बुक्स में 1 लाख की दिख रही है, अभी उसकी वैल्यू कितनी दिख रही है, 80,000 कम हो गई। क्या एंट्री होगी, बिल्कुल रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। फिर डेटर्स में डेटर्स कितने के दिख रहे हैं, 2000 लेस देन द बुक वैल्यू रुपीज 20,000, बस 2000 से उसको कम करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। 20,000 के दिख रहे हैं आपको, उसको लेस करना है 2000 से, ठीक है। वही एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर। बिल्डिंग 1 लाख की है, वो 1,25,000 करनी है तो 25,000 से बढ़ानी है, तो बिल्डिंग डेबिट और रिवैल्यूएशन क्रेडिट, ठीक है। फिर अ प्रोविजन फॉर 500 वाज मेड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ एक्सपेंसेस अभी देना बाकी है, उसके लिए हमको एक लायबिलिटी बनानी है। सर ये प्रोविजन वर्ड क्यों लिखा, देखो यार बेटा ये तो 11th का कॉन्सेप्ट है, अभी तो बस आप ये समझ लो कि आप ये लिख देना प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और ये क्या होगा, लायबिलिटी होगा, ठीक है। लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट करोगे और रिवैल्यूएशन को डेबिट करोगे, क्लियर, बस हो गया। आखिरी में क्या होगा, रिवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट लॉस आ रहा है उसकी एक आखिरी वाली एंट्री करोगे ट्रांसफर करने की, क्लियर। ये रही, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि बिल्डिंग में 25,000 का गेन हुआ है और बाकी सब मिलाकर 22,500 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 2,500। इस 2,500 के प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, क्लियर। अब एक और छोटा सा टॉपिक बच रहा है, ठीक है, क्या है, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस। क्या करते हैं इसका, चैप्टर 4 में क्या करा था, ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म कर दो, सेम वही है, देखो लिखा हुआ है सेम एज अ चैप्टर 4, और कितना अच्छे से लिखूं हाँ उसको बोल्ड भी करा है मैंने, है ना, और इटैलिक में ऐसा तिरछा भी करा है उसको, दिखना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर फिर से पढ़ाऊं तो आप सोओगे, बोर होगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ। सेम है एग्जाम्पल नंबर 15, ठीक है, मैं नहीं करवाऊंगा ये सब कुछ, मैं नहीं करवाऊंगा, ये आपको करना है। एग्जाम्पल नंबर 16, ठीक। फिर हमारा टॉपिक होगा जो कि नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा, कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। बेटा 2 मिनट मेरी बात सुन लो, फिर अपन कर लेंगे, क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना इसलिए। कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर जो कि नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा, और इसमें 1-2 क्वेश्चन पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बोर्ड पे सॉल्व करूं, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, पर नहीं तो तुम बोलोगे कि आप लोग बोलोगे सर तो वहीं पढ़ा के खत्म कर देता, तो मैं एक नाटक करूंगा आगे आपको लगे कि मैं भी बोर्ड पे पढ़ाता हूँ।
ओके है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसमें इतना ही।